वफाकी वज़ीर असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। असद उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमने कहा ये एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन है कि एडवाइजर्स और स्पेशल असिस्टेंट ने अपने एसेट्स भी डिक्लेयर किए हैं, बताया है कि क्या वो दोहरी शहरियत रखते हैं या नहीं रखते। अब आप एक इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, बाकायदा आप एक प्रोसेस से होकर आए हैं, आपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, आपने बताया कि मैं डुअल नेशनल नहीं हूँ, फिर आप मुंतखब हुए, फिर आप असेंबली में गए, वहाँ से फिर प्राइम मिनिस्टर ने आपको अपनी काबीना में शामिल किया। लेकिन जो गैर मुंतखब लोग हैं, जो स्पेशल असिस्टेंट बनते हैं या एडवाइजर बनते हैं, वो तो डायरेक्ट काबीना में आ जाते हैं पैराशूटर की तरह, और अगर उनकी डुअल नेशनलिटी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, असासे डिक्लेयर करना उनके लिए जरूरी नहीं है। आपके ख्याल में ये तफरीक जो है, क्या ये ठीक है या इसको खत्म होना चाहिए, इस पर कानून साजी होनी चाहिए? देखिए, इसको जरा सा समझना पड़ेगा। मुझे कॉन्टेक्स्ट में सच्ची बात आपको बताऊं, मैंने इस पर कोई बहुत ज्यादा गौर किया नहीं। आप जो बात कर रहे हैं वो बादी नजर में मंतकी लगती है कि एक ही असूल होना चाहिए, लेकिन आइन ने इजाजत दी है नॉन इलेक्टेड लोगों को भी प्राइम मिनिस्टर ले सकते हैं जो टेक्निकल एक्सपर्टीज रखते हैं, और कानून के अंदर ये शर्त लगाई भी नहीं गई है, तो कोई उसकी मंतक होगी, सच्ची बात है। पर लेकिन आप जो कह रहे हैं बादी नजर में वो बात ठीक लगती है, और इसीलिए कि कानून चाहता है या नहीं चाहता, तरीके इंसाफ की पहले से ये पॉलिसी रही है। अगर आपको याद हो, हमारी जो कोर कमेटी थी आज से कुछ 6 साल पहले, 2013 के इलेक्शन से भी पहले मुझे याद है, हमने सबने अपने असासे जो है वेबसाइट के ऊपर डाल दिए थे, क्योंकि हम यकीन रखते हैं कि अगर आप आवाम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो फिर आप अकाउंटेबल भी हैं। लेकिन एज एन इलेक्टेड मेंबर आप ये फर्क तो देख रहे हैं कि जो दोनों के लिए कानून है और दोनों के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो डिफरेंट है, नॉन इलेक्टेड और इलेक्टेड लोगों के लिए। जी, जाहिर है उसमें दो मेयार तो वाज़े नजर आ रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि मुझे तो आपकी मंतक ठीक लग रही है, लेकिन मैं ज़ाती ये भी एडमिट कर रहा हूँ कि मैंने क्योंकि कभी वो बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर गौर नहीं किया, तो हो सकता है कोई काउंटर आर्गुमेंट भी हो, इसलिए कानून में ऐसे रखा गया हो। यकीनन अब जबकि वो असासे डिक्लेयर कर दिए गए हैं तो ये बातचीत जरूर होगी, पार्लियामान के अंदर भी होगी, काबीना में भी होगी, और देखें हो सकता है कि वो कानून के अंदर तरमीम की राय भी आए। अच्छा, आपकी इस बारे में क्या राय है कि अब जिन लोगों के पास डुअल नेशनलिटी है या वो परमानेंट रेजिडेंसी रखते हैं किसी और मुल्क की, क्या उनको काबीना का हिस्सा होना चाहिए, उन अहम मीटिंग्स में होना चाहिए? क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अब ये कानूनी नुक्ता सामने आ गया, हमें इस पर गौर करना पड़ेगा। आपके ख्याल में क्या इन लोगों को शामिल होना चाहिए इन मीटिंग्स में? अच्छा, इसके ऊपर ये एसएपीएम और एडवाइजर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, लेकिन इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर मुझे याद है जिस वक्त इलेक्टोरल लॉ बन रहे थे तो उसको काफी बातचीत हुई थी, और इसके ऊपर दो मुख्तलिफ राय हैं। एक तो ये है कि जो आप पार्लियामेंट के अंदर आ रहे हैं, आप पाकिस्तान के कानून बनाएंगे तो आपके पास कोई और नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए, आपके पास सिर्फ पाकिस्तान की शरीयत होनी चाहिए। दूसरी राय ये है कि आप कहते हैं कि गैर मुल्की पाकिस्तानी जो हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा है, उनसे भी 22-23 अरब डॉलर हर साल पाकिस्तान में आता है, उसके ऊपर मईशत चलती है, लेकिन जिस वक्त उनकी पार्टिसिपेशन करने की बारी आए तो आप उनको कह देंगे नहीं जी, आप जो हैं वो हमारे बराबर नहीं है और आपके वो हुकूक नहीं है। आपको पता है हम उनके वोट डालने के हक के लिए तो तरीके इंसाफ कोर्ट में गई थी, तो उस इशू पे एक से ज्यादा राय पाई जाती है। मैं ये दोबारा वाज़ेह कर दूं, मैं एसएपीएम के लिए और एडवाइजर के लिए अलग रूल और इलेक्टेड लोगों के लिए अलग रूल की बात नहीं कर रहा, बट ओवरऑल मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्या वो पाकिस्तानी जो मुल्क के बाहर गए, वहां पे उन्होंने कोई काम सीखा, टेक्निकल महारत हासिल की, क्या उनको पाकिस्तान के लिए अगर वो काम करना चाहें तो उनसे उनकी शहरियत गिव अप करना, डिमांड करना चाहिए? इस पे एक ज्यादा राय मौजूद है। सही, ये तो एक कानूनी पहलू, लेकिन इसका एक सियासी पहलू भी है, और ये मैं इमरान खान साहब ने जो मयार सेट किए थे अपने मुखालफिन के लिए, उस हवाले से पूछ रहा हूँ कि इमरान खान साहब कहते थे डुअल नेशनलिटी होगी तो वफादार नहीं होगा, जब मुसीबत पड़ेगी बाहर भाग जाएंगे, पकड़ना मुश्किल हो जाएगा उनको। सिर्फ डुअल नेशनलिटी पर नहीं, इकामा पर भी तनकीद करते रहे। तो अब जब आपकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो कि अहम ओहदों पर फाइज हैं, उनकी डुअल नेशनलिटी भी है, तो इस पर इमरान खान साहब के असूल के मुताबिक क्या होना चाहिए? दूसरा, जो परमानेंट रेजिडेंसी रख के बैठे हुए हैं, वो इकामा से ज्यादा राइट्स हैं उनके पास, जिनके पास पीआर है या ग्रीन कार्ड है, उनके हवाले से फिर क्या होगा, और इमरान खान के असूल के मुताबिक क्या होगा? जो इकामा से कंपैरिजन किया वो आप जरा मुख्तलिफ बात है। वो ये है कि मैं किसी गैर मुल्की कंपनी का मुलाजिम और उससे तनख्वाह ले रहा हूँ और साथ साथ मैं काबीना के अंदर हूँ, तो वो पाकिस्तान के अंदर भी जिस वक्त आप आते हैं काबीना के अंदर तो आपको बाकी जो आपने कहीं नौकरी की हुई है वो आपको छोड़ना पड़ता है। तो ज़ाहिर है जब पाकिस्तान की अपनी कंपनी पाकिस्तान के अंदर नहीं आप कर सकते तो पाकिस्तान के अंदर तो किसी को भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, वो एक मुख्तलिफ चीज़ है।
باقی جیسے میں نے کہا کہ کیونکہ یہ چیز ڈیبیٹ ہو چکی ہے، مجھے یہ یاد ہے جس وقت الیکٹورل ریفارمز کمیٹی بنی ہوئی تھی اور پارٹی کے اندر اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو اس کے اوپر ڈیوائیڈڈ اوپینین تھا پارٹی کا، میں آپ کو صرف وہ کہہ رہا ہوں تو اس وقت لیکن کیونکہ اب یہ خبر بنی ہے اور خبر اس لیے بنی ہے کہ تحریک انصاف نے وہ قدم اٹھایا ہے جو آج تک کسی اور پارٹی نے نہیں اٹھایا۔ وہ عموماً ہوتا یہی ہے کہ جو تحریک انصاف کام کرتی ہے، جو سارا پاکستان ڈیمانڈ کرتا ہے وہ تو بجائے کہ اس بات کا کریڈٹ ملنے کے ساری ڈسکشن یہ شروع ہو جاتی ہے ہاں لیکن وہ کے اوپر بھی ڈسکشن ہو کہ دیکھیں کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے اس بحث کا۔ لیکن اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان تمام معاملات پر عمران خان صاحب کا ایک موقف موجود ہے اور وہ موقف ایسا لگتا ہے کہ مختلف تھا جب وہ اپوزیشن میں تھے اور پھر حکومت میں آئے تو اب حالات بدل گئے، تو اب دیکھتے ہیں کہ ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے، عمران خان کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ کووڈ کے حوالے سے بات کروں گا، اچھی بات یہ ہے کہ جو کرٹیکل پیشنٹس ہیں ان کی تعداد کم ہو رہی ہے، جو ڈیتھس ہیں ان کی تعداد کم ہو رہی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو مثبت کیسز کی شرح ہے وہ کم ہو رہی ہے، آج تو 7% تھی۔ اب یہاں تک تو ہم نے دیکھا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو آپ کی پالیسی تھی اس کے بعد یہ ریٹ کم ہو رہا ہے، لیکن وہ غلطی نہ ہو جو عید سے پہلے ہوئی تھی، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوئی تھی کہ ہم نے ایس او پیز کو فالو نہیں کیا اور بہت تیزی سے وائرس پھیلا۔ تو اب بقرہ عید سے پہلے ایس او پیز کو فالو کروانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، کوئی کوتاہی نہ ہو، اور پھر محرم کا مہینہ ہے اس میں اس حوالے سے کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ بہت ہی آپ نے اہم سوال پوچھا ہے شہزاد، اور میں ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف تو اس میں واقعی کوئی شک نہیں ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے اور ہمیں واضح بہتری نظر آئی ہے، اور اس صورتحال کے اندر جہاں ہمارے خطے کے اندر اپنے ملک کے قریب بھی، پہلے یورپ میں اور امریکہ میں اور لیٹن امریکہ میں تو ہو ہی رہا تھا، بٹ ہمارے خطے کے اندر بھی بہت سارے ممالک بڑی مشکل کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یہ بڑی واضح سادہ سی بات ہے، ہم اپنا لائے عمل صحیح رکھیں گے، یعنی وہ حفاظتی تدابیر جو ہمیں ڈاکٹر صاحبان نے کہا ہے ان کے اوپر عمل درآمد کریں گے، اور وہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے، 3 موٹی موٹی باتیں ہیں۔ آپ جو ہے ماسک پہن کے جب آپ پبلک میں جائیں، ایسی جگہ میں جہاں زیادہ لوگ ہوں تو وہاں پر آپ ماسک پہنیں، لوگوں سے فاصلہ رکھنے کی کوشش کریں، اور تیسرے جب بھی موقع ملے اپنے ہاتھ دھوئیں، آپ صاف رکھیں۔ اتنی سادہ سی چیز ہے، اگر اس کے اوپر ہم عمل کرتے رہیں گے تو جو بہتری نظر آئی ہے انشاءاللہ تعالی یہ بھی ہمارے ساتھ ہوگی، ہماری عید بھی اچھی خوشگوار گزرے گی، لوگوں کا روزگار بھی چلتا رہے گا، معیشت بھی چلتی رہے گی۔ لیکن اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہمیں تمام دنیا میں اس وقت دیکھنے کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بیماری صرف یہ نہیں کہ بڑھتی ہے، بلکہ وہ ممالک جہاں پر پہلے کمی دیکھنے میں نظر آئی اور پھر انہوں نے بے احتیاطی کی تو دوبارہ سے تیزی سے بڑھنا شروع ہوئی۔ اسد صاحب، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عوام کو احتیاط کرنا ہے، ذمہ داری کا احساس ان کو ہونا چاہیے، آپ لوگ اویئرنیس کیمپین بھی چلا رہے ہیں، آپ بات بھی کریں اس حوالے سے، لیکن عید سے پہلے بھی ہم نے یہی کیا تھا کہ عوام پر چھوڑ دیا تھا، لیکن بعد میں یہ کیسز تیزی سے بڑھنے لگے، پھر حکومت کو انٹروین کرنا پڑا، اپنی پالیسی کو تبدیل کرنا پڑا، ایس او پیز کی گائیڈ لائنز کو انفورس کروانا پڑا کہ آپ فالو کریں گے ورنہ آپ کی مارکیٹ بند ہوگی، ورنہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا، علاقے بند ہوں گے۔ تو اسی لیے عوام پہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ حکومت کیا کرے گی ان منڈیوں کے حوالے سے، کیا کرے گی محرم میں جب مجالس ہوں گی اور جو جلوس ہوں گے، اگر ایس او پیز وہاں پہ فالو کروانے تو اس کے لیے حکومت کیا کرے گی؟ دیکھیں، حکومت کا دوہرا رول ہے۔ ایک تو میں کہوں گا کہ یہی پیغام جو ہے حکومت اور میڈیا مل کر عوام تک یہ پیغام پہنچاتے رہیں گے تو وہ سب سے مؤثر ہتھیار شاید ہمارا یہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جیسے آپ کو پتا ہے کہ 5 یا 6 جون تھی جب ہم نے ایس او پی کمپلائنس جو ہے اس کے اوپر انتظامی کارروائی تیز کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس کے بعد صوبوں نے بڑی مؤثر طریقے سے کارروائی بھی کی، اور اس کے بعد جو ہے 13 یا 14 جون کو جو ہے ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے اس کا جو دائرہ کار تھا اس کو زیادہ وسیع کیا اور زیادہ ہم نے ایفیکٹولی امپلیمنٹ کرانے کے لیے صوبوں کے ساتھ کام کیا۔ تو وہ ابھی بھی جاری رہے گا۔ کل یا پرسوں کی بات ہے، جو پہلی وائلیشن بکرا منڈی کی پشاور میں ہوئی تھی تو چیف سیکرٹری کے پی نے ہمیں اس کی تفصیل بھجوائی تھی، وہاں پہ ایکشن ہوا۔ اسی طریقے سے لاہور میں مجھے پتا چلا ہے کہ انہوں نے کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے، اور کل جب ہم وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ اور چیف سیکرٹری سندھ کے ساتھ بیٹھے تھے تو چیف سیکرٹری سندھ بھی بتا رہے تھے کہ کچھ ایسی بکرا منڈیاں جہاں پہ جو بغیر آفیشیل اپروول کے بن گئی ہیں تو ان کو وہ کلوز کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اسد صاحب، ایک اور معاملہ ہے کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، آپ آئے کراچی، آپ نے میٹنگ بھی کی جس میں کے الیکٹرک کے آفیشلز بھی تھے، گورنر صاحب بھی تھے۔ 11 جولائی کو یعنی کہ سیٹرڈے کو آپ نے کہا تھا کہ کل سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، یعنی کہ اتوار سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی تھی، لیکن آپ کے اس بیان کے بعد
जो एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका दौरानिया मजीद बढ़ गया कराची में, तो क्या आपने जो दावा किया था के इलेक्ट्रिक से पूछे बगैर कर दिया था, या के इलेक्ट्रिक ने जो वादा किया था आप लोगों से वो उस पर पूरा नहीं उतरे? नहीं, वो तो सारे मीटिंग में भी साथ बैठे थे और जिस वक्त मैंने ऐलान किया था उस वक्त भी साथ खड़े हुए थे और वो के इलेक्ट्रिक के हेडक्वार्टर के सामने हम खड़े हुए थे जिस वक्त वो बात हुई थी। इजाफा तो नहीं हुआ शहजाद, उसके अंदर कमी आई, लेकिन जो मुकम्मल तौर पे गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म होनी थी वो नहीं हुई और उसकी वजह ये बनी कि के इलेक्ट्रिक का एक यूनिट जो है वो उसके एक दिन के बाद जो है वो डाउन हो गया, वो टेक्निकल फॉल्ट हुआ और वो डाउन हो गया। 4 से 5 दिन का उन्होंने वक्त दिया था कि उसके अंदर ठीक करेंगे। मुझे कल का स्टेटस नहीं पता कि वो आज ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन उसने करना था। जो फर्नेस ऑयल की फराहमी हमने बढ़ानी थी वो आ गई थी, शिप फर्नेस ऑयल अवेलेबल है, उसकी कोई कमी नहीं है। गैस में इजाफा कर दिया गया था, मेरे पास वो रिपोर्ट्स जो हैं तकरीबन रोजाना आती हैं, 280 290 तक चला जाता है। लेकिन ये जो सिस्टम है इसमें मैं जाहिर है कि इलेक्ट्रिक की बहुत सारी गलतियां हैं और उस पर बहुत बात भी होती है, लेकिन बुनियादी तौर पर शहजाद हमें बात समझने की जरूरत है कि जो हमने कराची की इस वक्त सूरत हाल की भी है ना, कि के इलेक्ट्रिक एक इस वक्त ओनर के पास है जो उसको बेचना चाहता है, चाइनीज कंपनी उसको खरीदना चाहती है, वो ट्रांजैक्शन बीच में फंसी हुई है 2 साल से, ना इस तरफ फैसला होता है ना दूसरी तरफ फैसला होता है और उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स भी रुकी हुई हैं। नेपरा ने जो पुरानी रूलिंग्स करनी थी वो रूलिंग भी बहुत ताखीर से आई, तो वो जो कैश फ्लो है वो भी इफेक्ट हुआ है। ये बहुत कसीरुल मकासद मसाइल जो हैं इनको जब तक मजबूत तरीके से हल नहीं किया जाएगा और वही अब हम करने की कोशिश कर। तो असद साहब आप ये कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में कुछ ज्यादा हो नहीं सकता, अगर डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से तो उसका कोई हल नहीं है और कराची वालों को इस गर्मी के महीने में ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, गैर एलानिया लोड शेडिंग होती रहेगी। कोई खैर की खबर नहीं है कराची वालों के लिए? नहीं, एलानिया गैर एलानिया तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन एलानिया जो है वो बिल्कुल होगी, क्योंकि नंबर जो है इस वक्त मांग ज्यादा है इस गर्मियों के अंदर और सप्लाई कम है, तो वो गैप जो है वो गैप तो लोड शेडिंग से होना है। लेकिन अगर सिस्टम ठीक चल रहा हो तो वो कम से कम सिर्फ वहां पर हो जहां पे एलानिया लोड शेडिंग पहले से है, लेकिन कमी है। आपको मैंने जैसे बिल्डअप बताया था लास्ट टाइम, 550 मेगावाट मजीद आने हैं। इस वक्त तकरीबन आप समझ लें 3000 के लगभग इस वक्त कैपेसिटी है प्रोवाइड करने की बिजली कराची के अंदर। तो कभी वो 2850 हो जाती है, किसी एक दिन 3100 तक चली जाती है, 3000 का नंबर ले लें। अगले साल 550 मेगावाट इसमें ऐड किए जाएंगे, यानी तकरीबन 18% का इजाफा होगा। तो उम्मीद ये है कि बुनियादी जो सप्लाई हो रही है उसके अंदर आपको बेहतरी नजर आनी चाहिए अगली गर्मियों से स्टार्ट होके। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।